हेलो दोस्तों, पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा किशन और नगर। प्रारंभिक राज्य और लगभग 600 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के हड़प्पा सभ्यता जब पतन हो गया था 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप भारत वह काल था जब सिंधु नदिया के किनारे रहने वाले ऋग्वेद लेखन किया और भागों के कई प्रकार के विकास हुए थे। के किनारे रहने वाले लोगों ऋग्वेद का लेखन किया गया था। उत्तर भारत, दक्कन, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई थी। यानी कि देखो, भारत के दक्कन वाले क्षेत्र में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में कृषक की कई बस्तियां, यानी कई ऐसे लोग हुए जो कृषि कार्य करते थे। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र में चरगाह बस्तियां के प्रमाण भी मिलते हैं। चरगाह बस्तियां के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? भारत के दक्षिण में और दक्कन इलाकों में। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत के शवों का अंतिम संस्कार के लिए नए तरीके भी सामने आए, जिसमें महापाषाण का नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थान पर पाया गया कि शवों के स्थान विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरणों और हथियारों को भी दफनाया गया है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब पतन हो गया था उसके बाद कई ऐसे शव भी मिले थे जिनके पास में हथियार और अन्य उपकरण के साथ भी उन लोगों को दफनाया गया था लोगों को। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। देखो, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद नए परिवर्तन, यानी कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन क्या क्या होते हैं? शायद इसमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़े का विकास होता है। यानी कि अन्य सभी नगरों का विकास होना है। राजा, रजवाड़े और साम्राज्य विकास, इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इसका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। यानी कृषि के जो उपज थे ये काफ़ी उन्नत हो चुके थे। इसके साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का, यानी कि नगरों का भी उदय होता है, जैसे कि साम्राज्य, आरंभिक राज्य, नगरों का। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का वर्णन करने के लिए अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करता है। यानी कि इतिहासकार को किन किन बातों से जानकारी मिलती है? जैसे ग्रंथ, सिक्के और अभिलेखों से मिलती है। अब दोस्तों, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप क्या है? प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी और प्रियदर्शी ये अशोक का एक नाम है। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई थी। भारत के अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति कब हुई थी? 1830 के दशक में। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। वो कौन से व्यक्ति था जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था? यही जेम्स प्रिंसेप था। और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख सिक्कों में किया गया था। यानी कि लिपियों का प्रयोग कहाँ किया गया था? सिक्के और जो पहले अभिलेख थे उसमें किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। यानी कि उसको पता चलता कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम, जिसे कि प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और कुछ अभिलेख पर राजा को नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक था सबसे प्रसिद्ध शासक था। इन शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिलती है। इन शोध से भारत के राजनीतिक इतिहास को मदद मिलती है। और जो भारतीय यूरोपीय विद्वान ने उपमहाद्वीप में शासक के प्रमुख राजवंशों के पुनर्संरचना के विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेख और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। अब दोस्तों, अभिलेख किसे कहते हैं? अब ये जान लेते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। यानी कि अभिलेख जो है कठोर सतहें जैसे कि मिट्टी, धातु और अन्य किसी कठोर सतहों पर खुद कर लिखे जाते थे। अभिलेख में उन लोगों के उपलब्धियां, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बताते हैं और उनमें
राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा भी होता है, यानी कि उसमें किसका उपनिया होती है, राजा महाराजा जो उसे लिखा होता है, और महिलाओं धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान भी होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार का अस्थायी प्रमाण होते हैं और कई अभिलेख में उनके निर्माण की तारीख भी खुदी होती थी। जिन पर तारीख नहीं मिलती उसका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्ट से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ इस तरह और इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईसा पूर्व इस प्रकार लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते हैं, यानी प्राचीन समय में जो अभिलेख थे कौन सी भाषाएं थे, प्राकृतिक भाषा किसे कहता है, जो जनसाधारण की भाषा थी, यानी कि जैसे कि हिंदी भारत में ज़्यादा लोग बोलते थे, उसी प्रकार प्राकृतिक जो थे अन्य सभी लोग, सभी तो नहीं लेकिन अधिकांश लोग बोलते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनसामान्य की भाषा होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे। प्राकृतिक भाषा में कौन कौन से नाम लिखे गए थे, एक अजातशत्रु, एक अशोक, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। आपको यह तमिल पाली संस्कृति जैसे भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि यह भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इसका प्रयोग लेखन कार्य में नहीं होता था। यानी कि लोग जो थे और भी भाषाएं बोलते थे और उनका प्रयोग लेखन कार्य में नहीं भी होता था। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन आकर वहाँ रहता है और अपना पाँव रखता है, बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक में संस्कृत दानों में मिलता है। दोस्तों अब आरंभिक राज्य यानी कि प्राचीन समय में जो राज्य थे 16 महाजनपद, यानी कि जैसे कि हमारे अभी 28 राज्य है भारत में, उसमें 16 महाजनपद थे, यानी कि राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्य नगर और लोहे के बढ़ते प्रयोग सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे कि ये आरंभिक राज्य यानी कि राज्य का उदय हुआ था, लोहे का प्रयोग और नगरों का हुआ था और सिक्कों का विकास भी हुआ था। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ था। इस काल में तो बौद्ध और जैन जो धर्म थे काफ़ी विकास हुआ था इनका और इसके आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। देखो बौद्ध ग्रंथों के जो आरंभिक ग्रंथ है उसमें कि 16 राज्य का उल्लेख मिलता है और यह महाजनपद के नाम से, लेकिन वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं और इससे यह स्पष्ट है कि उस महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते होंगे। यानी कि जो 16 महाजनपद काफ़ी महत्वपूर्ण महाजनपद, अधिकांश महाजनपद राजा का शासन होता था। यानी कि उस समय राजा महाराजा न कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री होते, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता है और गढ़ और संघ के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य थे उसमें के लोगों का समूह शासन करता था और इन समूहों का प्रत्येक व्यक्ति राजा करता है और इन समूहों से जो जुड़े हुए व्यक्ति थे क्या का अपने को राजा कहता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों समय थे। वजी संघ की ही भांति कुछ राज्य में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो राजा और संघ और गण में जो व्यक्ति शामिल थे समान रूप से नियंत्रण रखते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी, प्रत्येक महाजनपद यानी कि जैसे कि बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसे इनकी अपनी राजधानी होती, उस तरह महाजनपद है उनकी भी राजधानी अपनी होती थी, जिससे कि प्राय किले से घेरा जाता था और ये किलेबंदी होती थी। किलेबंदी राजधानी में रख रखाव और प्रारंभिक सेनाएं, किलेबंदी यह जाहिर है कि किलेबंदी जो राजधानी होती है उसके रख रखाव के लिए सेना की जरूरत पड़ती होगी।
और नौकरशाहियों के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र की रचना शुरू कर दी। इसमें शासक सहित अन्य लोगों के नियम निर्धारण किया गया था। अपेक्षा की गई थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग नहीं होगा, यानी कि जो ब्राह्मण संस्कृत में धर्मशास्त्र रचे थे उसमें यह नियम बना दिए गए थे, जो राजा थे सिर्फ क्षत्रिय वर्ग का ही हो सकते थे। शासकों का काम किसान, व्यापारी और शिल्पकारों से कर भेंट वसूलना माना जाता था और वनवासियों चरगाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी था, यानी कि राजाओं को जब संपत्ति जुटाना होता था क्या होता, पड़ोसी जो राज्य थे उस आक्रमण करके उनके द्वारा जो धन इकट्ठा किया गया था उसको लूट लिया जाता था। और धीरे धीरे कुछ राज्य ने अपने अस्थायी सेना नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए थे। बाकी राज्य अब भी सामंती सेना पर निर्भर थे और प्राय कुछ कृषक वर्ग नियुक्त किए जाते थे, यानी कि अधिकांश जो राज्य थे अपनी अस्थायी सेना और नौकरशाही व्यवस्था रख लेते और कुछ जो राज्य थे वो सामंती व्यवस्था में निर्भर थे, यानी कि किसान ही सेना के रूप में कार्य करते थे उसमें की। और जो राज्य थे तो इसमें प्रशिक्षण सेना होती थी, यानी कि शिक्षित सेना होती थी। 16 महाजनपद में प्रथम मगध 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी कि आधुनिक बिहार में है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था और आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण मानते हैं और शक्तिशाली होने के कई कारण मानते हैं जो इतिहासकार है। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर से अच्छी होती थी, यानी कि कृषि काफ़ी अच्छी होती थी मगध में। दूसरी यह कि लोहे की खदान, आधुनिक झारखंड जो लोहे की खदान इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, यह कि जैसे कि आधुनिक झारखंड है, ये सारे मगध में थे। दूसरे जो एक महत्वपूर्ण अंक थे, साथ ही आवागमन सस्ता सुलभ नदी थे, आवागमन के लिए सस्ता सुलभ रास्ता। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्व का कारण विभिन्न शासकों की द्वारा अपनाई गई नीतियाँ बताया। लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु की नीतियाँ और महापन जैसे शासकों का नाम था। मगध की राजधानी क्या थे? राजगाह। और यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर, यानी के बीच बसा राजा एक किलेबंदी शहर था। राजा कहाँ बसा? पहाड़ी के बीच में बसा हुआ और ये किलेबंदी शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र को कब राजधानी बनाया गया था मगध का? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें अब पटना कहा जाता और पाटलिपुत्र को अब क्या कहा जाता है? पटना, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थित है। गंगा के रास्ते पर ये स्थित है। जब मगध पनप रहा था उस समय मौर्य साम्राज्य के उदय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य 321 का अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक इनका जो शासन था कहाँ तक फैला था? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। इनके जो पौत्र यानी कि पुत्र के जो पुत्र पौत्र जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है। कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर और अशोक जो है आधुनिक जो उड़ीसा में उस पर विजय प्राप्त किया था। के बारे में मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। इसमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, जिसे विशेषकर मूर्तिकला, यानी मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पता लगाने के लिए इतिहासकार जो थे एक मूर्तिकला का उपयोग करते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी, यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो रचनाएं रचे गए थे उनका भी प्रयोग करते थे। और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया आज ये कुछ अंश उपलब्ध है किया जाता था, वह है अर्थशास्त्र। और मौर्य साम्राज्य जानकारी के लिए एक अर्थशास्त्र भी है जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया, यानी जिसे कौटिल्य मौर्य शासकों जो उल्लेख है जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और पौराणिक ग्रंथ और सांस्कृतिक वाङ्मय में मिलता है। और यह साक्ष्य काफ़ी उपयोग है, लेकिन पत्थर स्तंभों पर अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेख काफ़ी मूल्यवान और एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अशोक जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्रकृति पथ से किए हुए स्तंभ पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। बड़ों के प्रति आदर,
सन्यासी ब्राह्मणों के सेवक और दासों के साथ उदार धर्मों और परंपरा का आदर करना, यानी कि धर्म के प्रचार द्वारा वो बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी ब्राह्मणों को उदारता और सेवकों के प्रति आदर करना, और साम्राज्य का प्रशासन, यानी मौर्य साम्राज्य उसका प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यानी कि मौर्य साम्राज्य कितने राजनीतिक केंद्र? 5 एक था, और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र भी, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, तोसल और सोनगिरी। और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र किसका हुआ, क्या ये सभी उल्लेख अशोक अभिलेख में मिलता है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उसके क्या इतने विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था एक समान रहेगी इतिहास पर पहुंची, तो ऐसा संभव नहीं है। शामिल क्षेत्र बड़े विभिन्न और भिन्न प्रकार। मौर्य साम्राज्य और कहाँ? उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा इसके आसपास के प्रांतीय केंद्र पर रहा हो, और इन केंद्र का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारी मार्गों पर थे, जबकि स्वर्णगिरी सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खादान के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, ये तक्षशिला और उज्जैन जो व्यापारिक मार्गों पर स्थित है दोनों, और जिसके द्वारा व्यापार जब होता था काफ़ी राजस्व भी इकट्ठा होता है। और कर्नाटक में एक सोने के पहाड़ जिसे कि स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, वो थे। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य संचालन के लिए भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन रहना अत्यंत आवश्यक था। मौर्य साम्राज्य जो संचालन के लिए भूमि और नदी मार्गों से राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह महीने का समय लग जाता था। इसका अर्थ यह कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और इसका सुरक्षा करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। इसमें एक का काम नौसेना का संचालन करना, और दूसरा का यातायात और खान पान की संचालन करना, और तीसरा का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथे का अश्वारोही, 5वां का रथारोही, और 6ठा का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समितियों का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकारों के, यानी कि जो मेगा सैनिक थे मौर्य साम्राज्य संचालन के लिए एक समिति 6 उप समितियों बताया था, और जिसका समितियों के जो कार्य थे, एक अश्वसेना का, नौसेना, यात्रियों की देखभाल करना आदि जैसे कार्य थे। और उप समितियों के जो कार्य था वह भोजन, जानवरों और सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से अन्य सामग्री ढोई जा सके, और सैनिकों की देखभाल करने के सेवकों और शिल्पकर्मियों को नियुक्ति करना था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, और ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार के द्वारा भी किया। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और बाद में भी अच्छा होगा, और धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किया था? मात नाम से एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? मौर्य साम्राज्य भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था? मौर्य साम्राज्य वो साम्राज्य जिसके द्वारा हमें प्राचीन भारत के बारे में ज्ञान प्राप्त होती है। दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और इसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ, देखो तमिलकम किससे कहा था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ जैसे में चोल, चेर, पांडव जैसे सरदारी का उदय होता है। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी। अब सरदार और सरदारी क्या है? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है या नहीं भी। सरदार कैसा व्यक्ति था? एक शक्तिशाली, इसका पद जो था वंशानुगत, यानी कि बाप से बेटे, बेटे से
बेटे से उसके बेटे से पौत्र, इस तरह चलता रहता है। और इसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। और सरदार के कार्य के विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, ये सारे क्या थे, ये सरदार के कार्य थे। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता, जबकि राजा जो कर लेता था, और अपने समर्थक में भेंट को विवरण बांट देता था। और सरदार में सामान्य कोई अस्थायी सेना अधिकारी नहीं होते हैं। हमें यह राज्य के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिलकम ग्रंथ में ऐसी कविताएं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन विवरण किस प्रकार किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी व्यापार के द्वारा राज्य से जुड़े थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्र पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक, और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य जानकारी नहीं है, जैसा कि हमने सातवाहन शासकों के बारे में अध्ययन 3 में पढ़ लिया था। अब देखो दोस्तों, दैवीय राजा क्या होता है। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ना, यानी कि राजाओं के लिए अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या शासन देवी देवताओं के साथ जोड़ना था। और मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक इस रूप का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख तथा साहित्य परंपराओं के माध्यम से लिखे। कुषाण के इतिहास किसके माध्यम से लिखे थे? अभिलेख और साहित्य के। जिस प्रकार आदि धर्मों को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत किया था सर्वोत्तम प्रमाण उसके मूर्तियों से प्रस्तुत होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि लगाई थी। कुषाण जो शासक थे अपने नाम के कौन सी उपाधि लगाए थे? देवपुत्र। संभव है कि चीनी से प्रेरित हुए होंगे, जो स्वयं को जो चीन के जो राजा थे वह अपने को क्या कहते? स्वर्ग पुत्र कहते थे। वो अपने नाम का आगे स्वर्ग पुत्र, और कुषाण जो शासक थे देवपुत्र लगा देते हैं। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वहन स्थानीय